आमतौर पर जब हम अस्करी उसूलों और ज़वाबित की बात करते हैं तो हम उन्हें बस एक इखलाकी या जज्बाती नज़र से देखते हैं। फौज का एक बहुत पुराना और मशहूर उसूल है कि किसी साथी को पीछे ना छोड़ो। मतलब सुनने में कितना सीधा और मुतासिर कुन लगता है ना ये। हाँ बिल्कुल, कागज पर ये उसूल जितना सादा और अच्छा लगता है, जदीद जंग के मैदान में जब इस पर अमल करने की बारी आती है तो ये एक इंतहाई पेचीदा और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है। सही कहा आपने, आज के मोहलिक हथियारों ने तो जंग की नौयत ही मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है। और यही आज के इस तफसीली जायजे का असल मौजू भी है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और जराए मौजूद हैं आज, वो ईरान के अंदर अमरीकी फौज के एक इंतहाई खुफिया, मतलब एक बहुत ही पेचीदा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बताते हैं। और इसको हम महज एक एक्शन कहानी के तौर पर नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद यहाँ ये समझना है कि जदीद टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और उसूलों की जो ये कशमकश है वो ग्राउंड पर कैसे काम करती है। यानी एक अकेले फौजी को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं और कैसे अरबों डॉलर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी गैर मुतवक्के खामियों का शिकार हो सकती है। असल में ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये हमें दिखाता है कि फौजी हिकमत अमली और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की भी अपनी कुछ हुदूद होती हैं। मतलब कमांड सेंटर की स्क्रीनों के सामने बैठकर प्लान बनाना अलग बात है और जागरोस के संगलाख पहाड़ों जैसी सख्त हकीकत का सामना करना बिल्कुल अलग। अच्छा, तो इसी सख्त हकीकत से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जरा बताते हैं कि रात के कोई 2:15 का वक्त था और जागरोस का वो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला था। 2 F-15 ई स्ट्राइक ईगल तैयारे ईरान की हुदूद में बिल्कुल निचली परवाज कर रहे थे। हाँ, और उनका हदफ एक जीरे जमीन कमांड बंकर था। वो वादियों के बीच में और पहाड़ों की ओट में उड़ रहे थे। इस निचली परवाज का एक खास तस्वीराती मकसद था। मतलब वो रेडार से छुपने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ईरान का जो तवील फासले तक मार करने वाला रेडार नेटवर्क है, जिसे पावर 373 कहते हैं, वो बुलंदी पर मौजूद हर चीज को मॉनिटर कर रहा था। तो पहाड़ों के दरमियान उड़ने से वो इस रेडार की लहरों से बचे हुए थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मसला तब पैदा होता है जब उन्हें अपना मखसूस हथियार, जिसे GBU-28 बंकर बस्टर कहते हैं, वो गिराना होता है। उस भारी बम को गिराने के लिए तैयारे को मजबूरी में बुलंदी पकड़नी पड़ती है। और जैसे ही वो पहाड़ों की ओट से बाहर निकले होंगे, वो रेडार पर आ गए होंगे। एग्जैक्टली। और नीचे जमीन पर ठोर नाम का एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले से अलर्ट था। ये खास तौर पर ऐसे ही निचले अहदाफ के लिए होता है। पायलट ने फौरन तैयारे को मोड़ा और दिफाई करतब दिखाए, लेकिन हाँ, उसने मिसाइलों को उलझाने की पूरी कोशिश की। एक मिसाइल तो मिस कर गया, लेकिन दूसरा तैयारे के बहुत करीब आकर फट गया। उसकी शॉकवेव और टुकड़ों ने तैयारे का हाइड्रोलिक सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल कर दिया। और हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने का मतलब तो यही है ना कि तैयारे का कंट्रोल ही खत्म हो गया। बिल्कुल, जीरो कंट्रोल। उन खतरनाक चोटियों के दरमियान घुप अंधेरे में अमले के पास इजेक्ट करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। सही। और जराए के मुताबिक तैयारे से निकलने के बाद पायलट को तो कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर था, जिसे हम WSO कहते हैं, वो जख्मी हो गया था और एक इंतहाई मुश्किल इलाके में जा गिरा। हाँ, और यहीं से उस जख्मी अफसर की इनफरादी बका की जंग शुरू होती है। जख्मी होने के बावजूद वो 7000 फुट की बुलंदी पर 2 मील का मुश्किल सफर करके एक चोटी पर पहुंचा और वहां उसने अपना इमरजेंसी बीकन ऑन किया। लेकिन यहाँ मैंने रिपोर्ट्स में एक बड़ी दिलचस्प चीज पढ़ी। उसने मुसलसल रेडियो सिग्नल नहीं भेजे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आप किसी अंधे जंगल में फंसे हो जहां शिकारी कुत्ते घूम रहे हो और आपके पास एक टॉर्च हो। आप उसे बस 1 सेकंड के लिए ऑन करेंगे, वरना शिकारी कुत्ते सीधे आप तक पहुंच जाएंगे। बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। वो शिकारी कुत्ते असल में ईरानी पासदाराने इनकलाब की सिग्नल इंटेलिजेंस टीमें थीं। जदीद जंग में रेडियो फ्रीक्वेंसी का ज्यादा इस्तेमाल खुदकुशी के बराबर है। मतलब वो चंद सेकंड्स में लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके आलात रेडियो लहर को फौरन ट्रायंगुलेट कर लेते हैं। जख्मी अफसर ये जानता था, इसलिए उसने महज मुख्तसर तरीन सिग्नल्स भेजे। अच्छा, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। एक अकेला जख्मी अफसर
जिसके पीछे एक पूरी मुनज्जम फौज लगी है, वो इतनी देर तक बच कैसे गया? ये बहुत अहम पॉइंट है और यहाँ एंट्री होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। CIA ने मुदाखलत की और ईरान के अंदर ये झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि अमेरिकी फोर्सेस ने अपने अफसर को ढूंढ लिया है और उसे जमीनी रास्ते से स्मगल किया जा रहा है। वाह, मतलब उन्होंने बाकायदा फेक न्यूज़ प्लांट कर दी। जी, इसे स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। जब दुश्मन की सिग्नल इंटेलिजेंस फेल हो रही हो तो वो इंसानी इंटेलिजेंस पर आ जाते हैं। इस झूठी मालूमात ने ईरानी फोर्सेस का ध्यान बटा दिया और उन्होंने जमीनी रास्तों पर फोकस कर दिया। और इस तरह इस अफसर को वो कीमती वक्त मिल गया। लेकिन वक्त मिलना एक चीज़ है, उसे वहाँ से निकालना तो एक बिल्कुल अलग मसला है ना। और यहाँ से ज़राए हमें उस ऑपरेशन के सबसे पागलपन वाले हिस्से की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल, उसे वहां से निकालने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो वाकई हैरानकुन था। मैं बताती हूँ सुनने वालों को। अमेरिका ने ईरान के ऐन वस्त में शेराजा शहर के बिल्कुल करीब एक मतरूक ज़रई हवाई पट्टी पर अपना बाकायदा एक आर्जी अड्डा कायम कर लिया, जिसे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहते हैं। ये पट्टी सिर्फ 200 फुट चौड़ी थी। एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं। दुश्मन के मुल्क के ऐन वस्त में एक पूरा अड्डा बना लेना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? मतलब एक चुपके से हेलीकॉप्टर भेजते और उसे निकाल लाते। आपका ये सोचना बिल्कुल मंतकी है, लेकिन लॉजिस्टिक्स इसकी इजाजत नहीं देते। ये एक फुल स्पेक्ट्रम रेस्क्यू था। इसमें डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स टीम 6 और MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। इन हेलीकॉप्टर्स की रेंज बहुत कम होती है। अच्छा, तो उन्हें उड़ान भरने के लिए करीबी कोई जगह चाहिए थी? बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, फिजा में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ग्रॉलर तैयारे उड़ रहे थे जो ईरानी रेडार्स को ब्लाइंड कर रहे थे। साथ में ड्रोन्स थे। इतने बड़े ऑपरेशन को फ्यूल देने और मैनेज करने के लिए दुश्मन के इलाके में स्टेजिंग ग्राउंड बनाना मजबूरी थी। सही, तो अड्डा बन गया और स्पेशल फोर्सेस रेडार की सतह से नीचे परवाज करते हुए उस जख्मी अफसर तक पहुंच भी गईं। उन्होंने दिफाई हिसार भी बना लिया। लेकिन तब तक ईरानी फोर्सेस को इस धोखे का पता चल गया था और फिर दिन की रोशनी में शदीद फायरिंग शुरू हो गई। हाँ, IRGC और मकामी मिलिशिया चारों तरफ से उन पर चढ़ दौड़े। अमेरिकन कमांडोज तादाद में बहुत कम थे। अब उनका वाहिद सहारा फजाई मदद थी। और यहाँ A-10 थंडरबोल्ट तैयारों ने वो काम किया जिसके लिए वो मशहूर हैं। मैंने पढ़ा है कि क्लोज एयर सपोर्ट में इनका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तैयारे निचली परवाज करते हुए मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। उनकी 30 मिलीमीटर तोप का जो नफसियाती असर होता है ना, वो दुश्मन को बिल्कुल रोक देता है। उन्होंने ही कमांडोज के लिए वो चंद सेकंड्स खरीदे जिनमें ऑफिसर को हेलीकॉप्टर में डाला गया। शुक्र है। लेकिन जब वो उसे लेकर आर्जी अड्डे पर वापस पहुंचे तो हालात बिल्कुल ही खराब हो गए। इनखला के लिए रखे गए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तकनीकी खराबी का शिकार हो गए। वो उड़ ही नहीं सकते थे और पीछे से ईरानी काफिला तेजी से आ रहा था। ये एक भयानक सूरत हाल थी। कमांडर्स ने फौरन 3 मजीद तैयारे भेजे ताकि अमले को निकाला जा सके, लेकिन असल मसला उन खराब तैयारों का था। जाहिर है उनमें हसास टेक्नोलॉजी, इनक्रिप्शन कोड्स और रेडियो इक्विपमेंट होगा। वो तो दुश्मन के हाथ नहीं लगने दे सकते थे। बिल्कुल, अगर वो रिवर्स इंजीनियर हो जाता तो ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान था। इसलिए उन्होंने एक बहुत सख्त फैसला लिया। जी, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी सबको जलाकर राख कर दो। जराए बताते हैं कि अमेरिकी फोर्सेस ने अपनी ही कई मिलियन डॉलर मालियत के तैयारों को तबाह करना शुरू कर दिया। एक ट्रांसपोर्ट तैयारा और एक लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर को उन्होंने फिजाई हमला करके खुद उड़ा दिया। आप खुद सोचें कि एक इंसान की जान बचाने के लिए कितना बड़ा माली नुकसान बर्दाश्त किया गया। और ये नुकसान सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। हाँ, वो डोमिनो इफेक्ट वाला मामला ना, कि एक चीज गिरती है तो सब कुछ गिरने लगता है। जिन A-10 तैयारों ने रेस्क्यू में मदद की थी, उसी रात उनमें से एक तैयारे के साथ एक और बहुत संगीन वाकया पेश आया। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। रात के 2:45 बजे जो A-10 तैयारा कवरेज दे रहा था, उसने ईरानी काफिले पर फायरिंग की थी। और फायरिंग की चमक ने उसकी लोकेशन जाहिर कर दी होगी। बिल्कुल, और नीचे एक ईरानी फौजी ने मिजाक टू मिसाइल फायर कर दिया। ये रूसी मैनपैड्स की कॉपी है और हरारत का पीछा करता है। तैयारे के सिस्टम ने वार्निंग दी, पायलट ने फ्लेयर्स भी फेंके, लेकिन तैयारा इतनी नीचे था कि मिसाइल सीधा जाकर इंजन से टकरा गया। ओह, ये तो बहुत खौफनाक है। लेकिन A-10 की बनावट उसे बचा लेती है ना।
मैंने सुना है इसका पायलट एक टाइटेनियम के बाथटब जैसे हिस्से में बैठता है। जी, उसे टाइटेनियम बाथटब ही कहते हैं। उसने पायलट को बचा लिया। वो एक इंजन पर तैयारे को समंदर की तरफ ले गया और वहां बहिफाजत इजेक्ट कर गया। मतलब एक पायलट को बचाया और अब दूसरे को बचाने का मिशन शुरू हो गया। जराए के मुताबिक पेड्रो 11 और पेड्रो 12 नामी 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उसे ढूंढने गए। सुबह के वक्त वो उसे मिल भी गया। पेड्रो 11 नीचे आया और 12 ऊपर से कवर दे रहा था, लेकिन वहां एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। हाँ, वहां सोवियत दौर की एक तैयारा शिकन तोप ZU ट्विस छुपा कर रखी गई थी। ये क्लासिक एम्बुश था। उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे फिजा में उड़ने वाले पेड्रो 12 को शदीद नुकसान पहुंचा और उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। मतलब एक बंदे को बचाने के चक्कर में पहले A-10 गिरा, फिर एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। अब वो सारे लोग तेजी से पेड्रो 11 में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तोप तो अभी भी फायर कर रही थी ना, उसे कैसे रोका? इसे रोकने के लिए फिजा में मौजूद 2 F-35 स्टेल्थ तैयारों ने मुदाखलत की। उन्होंने फौरन लेजर गाइडेड बम गिराए और उस तोप को खत्म कर दिया। और फिर वो पेड्रो 11, जिसमें अब सब लोग ठुसे हुए थे, उसने उड़ान भरी। वजन इतना ज्यादा था कि वो बमुश्किल दरख्तों को छूते हुए इराकी सरहद तक पहुंचे। ये तो वाकई किसी मौजिज़े से कम नहीं था। बिल्कुल मौजिज़ा था। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक ऐसी चीज हुई जिसने अस्करी दुनिया के होश उड़ा दिए। इन F-35 तैयारों में से एक को भी निशाना बनाया गया था। क्या बात करें, F-35 को? वो तो दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा है। वो तो रेडार पर नजर ही नहीं आता। यही तो बात है। वो रेडार को तो धोखा दे सकता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स को नहीं। मतलब इसके इंजन की हरारत? बिल्कुल। इस तैयारे का इंजन दुनिया के ताकतवर तरीन इंजनों में से एक है। ये अपने पीछे हरारत का एक बहुत बड़ा बादल बनाता है, जिसे हीट प्लूम कहते हैं। और ईरान ने इन्हें रेडार से नहीं, बल्कि इसी हरारत के जरिए ट्रैक किया। ओह, तो उन्होंने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जी हाँ, IRST। और जो मिसाइल मारा गया वो गालिबन 358 था। ये एक किस्म का हाइब्रिड हथियार है, एक कामाकाजी ड्रोन और मिसाइल का मिक्सचर। मैंने पढ़ा है कि ये फिजा में देर तक घूमता रहता है। हाँ, ये 8 के हिंदेसे की शक्ल में लोइटर करता रहता है, बस हरारत ढूंढता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक पैसिव सिस्टम है। ये कोई लहरें नहीं छोड़ता, तो पायलट के रेडार वार्निंग सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि कोई खतरा आ रहा है। ये तो बहुत परेशान कुन है। अगर पायलट को अलार्म ही नहीं मिलेगा तो वो बचेगा कैसे? लेकिन हम जानते हैं कि तैयारा तबाह नहीं हुआ, तो फिर वो बचा कैसे? तैयारे के अंदर एक अपना खुदकार दिफाई निजाम होता है, जिसे DS या डिस्ट्रीब्यूटेड अपोइचर सिस्टम कहते हैं। ये 6 इंफ्रारेड कैमरों का जाल है। इस सिस्टम ने आने वाले मिसाइल के रॉकेट मोटर की हरारत को देख लिया और पायलट के हेलमेट पर वार्निंग दे दी। और फिर पायलट ने फ्लेयर्स फेंके होंगे। बिल्कुल, पायलट ने हाई जी मूवमेंट की और फ्लेयर्स फेंके। ये फ्लेयर्स इंजन से भी ज्यादा गर्म होते हैं, तो मिसाइल उनकी तरफ मुड़कर फट गया। मिसाइल डायरेक्ट तो नहीं टकराया, लेकिन उसके फटने से तैयारे को शदीद नुकसान तो पहुंचाना। खैर, वो मजबूत इतना था कि अड्डे पर वापस आ गया। लेकिन इस सब ने तो एक नई बहस छेड़ दी है। बिल्कुल छेड़ दी है। मतलब अगर अरबों डॉलर के स्टेल्थ तैयारे उन सस्ते हीट सीकिंग ड्रोन से हिट हो सकते हैं, तो फजाई जंग का तो पूरा तस्वुर ही बदल गया। हम तो सोचते थे स्टेल्थ का मतलब है आप आसमान पर बिल्कुल महफूज हैं। यही आज का सबसे अहम सबक है। कोई भी टेक्नोलॉजी हरफ आखिर नहीं होती। रेडार का तोड़ निकला तो अब इंफ्रारेड खतरात एक नया चैलेंज बनकर सामने आ गए। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस गहरी गुफ्तगू को समेटें, तो ये कहानी ज़ैग्रोस के पहाड़ों में एक बका की जंग से शुरू हुई, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुई, दुश्मन के बीच में अड्डा बना, और फिर दिन दहाड़े लड़ाई में अपने ही अरबों डॉलर के तैयारे राख करने पड़े। एक साथी को बचाने के चक्कर में कई और जाने और जहाज दांव पर लग गए। सही बात है। यह बताता है कि जंग में कोई वाकया अकेला नहीं होता। हर कदम का एक रद्द अमल होता है, जो इंसानों और मशीनों दोनों का कड़ा इम्तिहान लेता है। तो सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत गहरा सवाल रह जाता है। वो असूल के किसी साथी को पीछे ना छोड़ो। जब एक बंदे को बचाने के लिए इतनी जानें, अरबों का सामान और जंग छिड़ने का रिस्क लिया जाता है, तो कहाँ जाकर इस असूली फैसले की कीमत उसके अमली नुकसानात से ज्यादा हो जाती है।
एक जिंदगी की कीमत और इस जंगी नुकसान का तवाजुन कहाँ बनता है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।